कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ साथ खुश भी होंगे। तो आइए आज हम लोग प्रारंभ करते हैं फिजिक्स में कूलम्स लॉ का अगला भाग। तो हेडिंग होगा, शीर्षक होंगे या वीडियो की जो टॉपिक होगी कूलम्स लॉ पार्ट 2। पिछले रोज हम लोग कूलम्स लॉ में पढ़े थे कूलम्स लॉ क्या है। स्टेटमेंट, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती एवं दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के बीच कर्मानुपाती होता है। यही कूलम्स का स्टेटमेंट हुआ करते थे जो हम लोगों ने पढ़ा। फिर उसमें पढ़े F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। उसके बाद हम लोग K के यूनिट पढ़े और K के वैल्यू। एक्सपेरिमेंट से K का वैल्यू आया था SI सिस्टम में 9 × 10⁹ यदि यूनिट की हम लोग बात कर लें तो K के यूनिट हुआ करते थे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बीमा तो देखना पड़ जाएगा। उसके बाद हम लोग निकाले थे K = 1/4 पे एपिसिलन नॉट। एपिसिलन नॉट की वैल्यू भी देखे थे हम लोग 8.85 × 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। बीमा निकाल लेंगे। पिछले वीडियो में ये महत्वपूर्ण टॉपिक थे। आज इनको हम लोग अगर आगे बढ़ाते हैं और कूलम्स लॉ बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो आवेशों के बीच। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग आज विभिन्न रूपों में अध्ययन करेंगे। कौन कौन सा रूप होगा? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर या फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन पोजीशन वेक्टर। दूसरा होगा कूलम्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन चार्ज डेंसिटी। किसके टर्म में? चार्ज डेंसिटी के टर्म में। उसके बाद होंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जिसका हेडिंग होगा फोर्स ड्यू टू मेनी चार्ज, कई आवेशों के कारण बल। तो आज की कहानी हम लोग प्रारंभ करते हैं। चलिए कूलम्स लॉ के अगला भाग। तो आज हम लोग देखेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। पहले हेडिंग डाल देंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सदिश के रूप में कूलम्ब का नियम। सदिश के रूप में इसे हम कैसे व्यक्त करें? तो आइए, यदि सदिश है, वेक्टर है, तो वेक्टर में दो चीज होते हैं, परिमाण एवं डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जबकि स्केलर क्वांटिटी में जो होता है केवल मैग्नीट्यूड होते हैं। जबकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो जैसे ही कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में व्यक्त करेंगे तो यहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन को भी दिखाना होगा कि बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर से किधर की ओर लग रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप इसे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है। अभी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इस पर हम लोग जिक्र नहीं करेंगे, पहले देख लेते हैं। यह बिंदु मान लेते हैं A है, और बड़ा लिख लेते हैं थोड़ा। यह बिंदु A है और यह बिंदु जो है इसको हम कह देते हैं यह B है। बिंदु A पर जो है वो Q1 चार्ज है और बिंदु B पर जो है वो Q2 चार्ज है। और दोनों के बीच की जो दूरी है वो मान लेते हैं कितनी है? R1 है। R स्मॉल r, बीच की दूरी स्मॉल r। अब मान लेते हैं कि Q1 एंड Q1 इक्वल टू पॉजिटिव और Q2 इक्वल टू पॉजिटिव, इसको भी मान लेते हैं। या ये भी संभव हो सकता है ना, और
Q1 निगेटिव हो और Q2 भी निगेटिव हो, तो Q1 और Q2 के बीच एक दूसरे पर बल आरोपित करेंगे। Q1 जो है वो Q2 पर, इसको पहला बिंदु कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट ए बी का है कहते हैं, इसको दूसरा पॉइंट कह देते हैं, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। यहां 1 2 लिया है इसलिए ऐसा किया। तो क्या करेंगे, Q1 Q2 पर बल लगाएंगे, फिर Q2 Q1 पर बल लगाएंगे। दोनों बल का मान बराबर होगा लेकिन दिशा विपरीत होंगे। अब देख लेते हैं कि Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है या Q1 Q2 दोनों निगेटिव है। जब लाइक चार्ज है तो एक दूसरे के बीच रिपल्सिव फोर्स कार्य करेंगे, ये इनको इधर की ओर धकेल देगा, इस पर लगेंगे फोर्स इधर की ओर और इस पर लगेंगे फोर्स इधर की ओर, ये फोर्स। अब इस फोर्स का नाम क्या होगा? अब देखिए ये फोर्स जो हम लोग काउंट करते हैं, याद करेंगे, तो फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, दूसरे आवेश पर Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण बल। तो किस पर लगा बल? Q2 पर। तो Q2 पर किसकी वजह से? Q1 की वजह से। तो क्या कहेंगे, फोर्स ऑन Q2, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, किसकी वजह से? तो 1 की वजह से। इसको 21 नहीं समझ लेंगे, फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल, ये 21 नहीं है। दूसरे पिंड पर पहले पिंड के कारण बल, तो इस बल की दिशा क्या हो जाएगी? डायरेक्शन। बल किस पर लगा है? सेकेंड बॉडी पर पहले बॉडी के कारण। दिशा किधर हो जाएंगे? पहला से दूसरे की ओर, डायरेक्शन। तो इस बल की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो R12 क्या डायरेक्शन को व्यक्त कर देगा। यहां पर आते हैं, पहला चार्ज पर दूसरे चार्ज के कारण बल लग रहा है। तो बल किस पर लग रहा है? पहला चार्ज पर। लिख दीजिए यहां पहला, किसकी वजह से? दूसरे की वजह से। तो यहां लिख दीजिए दूसरा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? पहला पर किसके वजह से? दूसरे की वजह से। पहला पर दूसरे की वजह से 2 to 1, माने 2 से 1 की ओर। तो यहां पर यदि हम R वेक्टर लें, R कैप, तो R21 का कैप, ये डायरेक्शन को व्यक्त करेगा। 2 से 1 की ओर और 1 से 2 की ओर। तो आइए जरा देखते हैं इसको वेक्टर के टर्म में हम कैसे व्यक्त करेंगे। तो यहां पर लिखते हैं, हम जानते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 मॉड ऑफ Q1 एंड मॉड ऑफ Q2। फिर F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर का। फिर यदि हम F बराबर यदि लिखते हैं तो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये तो जनरल फॉर्मूला है हमारा, जनरली इसको हम लोग देखते हैं। अब इनको इसके रूप में व्यक्त करना है, वेक्टर के रूप में। तो देख लेते हैं वेक्टर के रूप में कैसे होता है। इनको पहले छाप लीजिए, इनको हम मिटाएंगे। चलिए धन्यवाद, छाप लिए होंगे। तो आइए देखते हैं जनरली इसको इसके टर्म में व्यक्त करते हैं। पहले मान लेते हैं F1 2, फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकेंड पार्टिकल। वेक्टर का साइन दे देंगे, इक्वल टू K तो K है, Q तो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें तो कोई बात नहीं है। अब R जो है ये डायरेक्शन को बताएंगे, तो यहां R लिखेंगे, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। R कहां से कहां तक? फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड, तो सेकेंड से फर्स्ट 2 1, वेक्टर का चिन्ह दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए और यहां पर क्या कर दीजिए R2 1 कैप। ये यूनिट वेक्टर है।
ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, यहाँ वेक्टर नहीं थी, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर ये डायरेक्शन को बताएगा किधर से किधर, 2 से 1 की ओर। इसको और कैसे व्यक्त कर सकते हैं, F12 इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R21 वेक्टर का क्यूब, देख रहे हैं, और यहां पर हम लगा देंगे R21 वेक्टर। इस एक R से यह एक R कट जाएंगे, फिर बच जाएंगे स्क्वायर, और ये साथ साथ किसको डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्शन को भी बता दिया। ये इस तरह की बात हो गई एक के पद में। अब दूसरे के पद में देखें, दूसरे चार्ज पर, तो इसको मिटा, इधर मिटा। अब जरा देखते हैं F1 तो देख लिए हैं, F21 वेक्टर का चिन्ह देंगे, इक्वल टू K वहीं, Q1 वहीं, Q2 वहीं, बाय R। अब R देखिए किधर से किधर की ओर, 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर, तो 1 2 स्क्वायर। फिर यहां डायरेक्शन को व्यक्त करने के लिए हम यूनिट वेक्टर को लाते हैं, फिर क्या हो जाएगा यहां 1 2, और यूनिट वेक्टर को किससे दिखाते हैं, कैप्स, ये कैप हो गया। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, F वेक्टर K Q1 Q2 F21 ना, R21 वेक्टर दे देंगे क्यूब R21, सॉरी 1 2 21 नहीं, 1 2 यहां पर भी वेक्टर दे देंगे। 1 2 और 2 1 से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये बता रहा है F कि दूसरे पार्टिकल पर पहले पार्टिकल के कारण बल, ये कह रहा है ये बल का डायरेक्शन किधर होगा, तो एक से दूसरे की ओर, एक से दूसरे की ओर, एक से दूसरे की ओर, एक से दूसरे की ओर। बल दूसरे पार्टिकल पर फर्स्ट पार्टिकल के कारण, ये डायरेक्शन बता रहा है किधर से किधर की ओर, तो पहला से दूसरे की ओर। ये रही वेक्टर फॉर्म में। अब जरा दोनों को मैच करवाते हैं, दोनों को क्या करवाया जाए, मैच करवाया जाए। तो जब दोनों को मैच करवाते हैं तो देखिए क्या क्या पाते हैं, K वही है, Q वही है, Q2 वही है, R वही है, पर डायरेक्शन चेंज है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो क्या हम इसको कह सकते हैं F1 2 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21। क्यों नहीं कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड दोनों के क्या हैं, बराबर हैं, डायरेक्शन दोनों की क्या है, विपरीत है। यदि इसके हम मैग्नीट्यूड की बात कर लें, केवल मैग्नीट्यूड की, तो क्या कहेंगे, और F, ये डायरेक्शन को व्यक्त कर रहा है, डायरेक्शन F1 2 मोड इक्वल टू F21 मोड। मैग्नीट्यूड में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, विपरीत। ये नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन, फिर जान लीजिए ये नेगेटिव साइन केवल इनके डायरेक्शन को बता रहा है, किनके डायरेक्शन को, बल के डायरेक्शन को। ये कौन से बल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, अस्थिर वैद्युत की बल है, जो दो आवेशों के बीच लगते हैं। इसकी कैलकुलेशन किस नियम से होती है, कूलम्ब के नियम से होती है। ये माइनस चिन्ह क्यों आया, क्योंकि ये सदिश राशि है, और माइनस किसको दिखाते हैं, दिशा को दिखाते हैं। इससे सदिश राशि को दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। परिमाण तो हम इसको निकाल सकते हैं ऐसे करके, लेकिन डायरेक्शन ये बताएंगे कि पहला के कारण दूसरा पर डायरेक्शन जो है 1 से 2 की ओर,
और दूसरे के कारण पहला बल का डायरेक्शन है 2 से 1 की ओर। हम उम्मीद करते हैं ये समझ में आए। अभी क्या लिए हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए या तो दोनों नेगेटिव हो जाए। इस स्थिति में अब देखते हैं एक पॉजिटिव हो जाए और एक नेगेटिव हो जाए, इनको नोट किया जाए। उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे कैसे कैसे लिखना था। पहले ये, वो तो डायरेक्शन पहले ही बता चुके हैं, ये उसके बाद ये, फिर ये भाई मिटा रहे इनको। तो ये थी कूलम्स लॉ इन वेक्टर टर्म। वेक्टर क्यों, वेक्टर के फॉर्म में इसे क्यों व्यक्त करना पड़ा, क्योंकि बल जो है वह एक सदिश राशि है, इसलिए बल को सदिश के रूप में व्यक्त करना पड़ता है। मिटा तो आजकल तो घर पर बैठल होंगे और बढ़िया बढ़िया भेजा भेजी ज्यादातर खेलते हैं ना, पढ़ाई करते होंगे, भेजा भेजी खेलते भेजा भेजी खेलते नहीं। क्या मुकेश, गेम वूम चल रहा है कि नहीं? चलाओ चलाओ चलाओ, गेम चलाओ। आइए हम लोग अगला देखते हैं, अगले टॉपिक लेते हैं। हाँ, इसी में भी बाकी है। फिर यहां पर कहते हैं बिंदु फर्स्ट है और बिंदु सेकेंड है। यहां पर कोई Q1 चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, और यहां पर कोई Q2 चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है। दोनों के बीच की दूरी जो है वो R है। फिर से मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, Q1 इक्वल टू मान लेते हैं ये पॉजिटिव है और Q2 को कह देते हैं ये निगेटिव। और जानते हैं आप, जब पॉजिटिव और निगेटिव के बीच बल कार्य करता है तो वो अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये इसको खींचेगा, हे ये ना आबू ना, ये इसको खींचेगा, आहो ये ना आओ ना, ये इनको खींचेंगे इधर आइए, ये इनको खींचेंगे इधर आइए। तो एक दूसरे पर क्या होगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। अब बल की डायरेक्शन याद कर लेते हैं। देखिए, पहले बॉडी पर दूसरे के कारण ये इसको खींचेगा, है नहीं उन्होंने की कृषि ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। डायरेक्शन की बात कर लें तो क्या होगा, डायरेक्शन आर किधर से किधर की ओर, 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर। क्या लगा देते हैं, इस बॉडी पर देखिए बल इधर की ओर काम करेगा। F ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। डायरेक्शन की बात कर लें, R 2 to 1। देख रहे हैं, समझ में आया कैसे? अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन अट्रैक्शन। क्या दोनों बल एक ही दिशा में है? ना 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 ना, अभी भी अपोजिट है। ये 1 से 2 की ओर, ये 2 से 1 की ओर। ये 1 से 2 की ओर, ये 2 से 1 की ओर। आइए फिर जनरल फॉर्म देखते हैं। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। हाँ, F डायरेक्टली F इक्वल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर बरोबर। ये तो जनरल फॉर्म है जी। अब एक एक करके देखें, पहले इनको छापिए, इनको मिटाएंगे। ये जनरल फॉर्म है, साफ कर लेते हैं। इसी के टर्म में हम इन सबको व्यक्त करेंगे।
अब जरा देखिए यहाँ पर F12 निकालते हैं, वेक्टर का चिन्ह दे देंगे। K Q1 Q2 मॉड जानते हो ना, मॉड होगा चाहे ये निगेटिव हो कि पॉजिटिव हो से कोई लेना देना नहीं है, आर स्क्वायर। लेकिन रुकिए भाई, आर स्क्वायर में किधर से किधर की ओर, 1 से 2 की ओर, तो 1 2 यहां पर क्या लगा देंगे, R12 का कैप। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कैप लगा दिए। अब इनको जरा वेक्टर के और क्या कर सकते हैं, इसको और क्या कर सकते हैं। F12 इक्वल टू Q1 Q2 बाय R12 का क्यूब, 12 का 4 42 का 1। माय नेम इज लखन। R12 अब यहां पर वेक्टर दे देते हैं, तो एगो से एगो ये मर भी जाएगा, एगो से वो यहां साइन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि यहां दे चुके हैं। तो एगो से ये एगो मर जाएंगे, बच जाएंगे। एक बार डायरेक्शन हो गया 1 से 2 की ओर, घेर देते हैं इनको। आइए अब छौंक छाक का कनी कम करवे। F21 वेक्टर, F21 वेक्टर इक्वल टू, जरा देखिए क्या होगा, 21। हाँ, फर्स्ट ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी, तो K इक्वल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। लेकिन रुकिए भाई, R स्क्वायर तो होगा, लेकिन R कौन सा होगा, तो 2 to 1 R का 2 to 1। 21 नहीं, कभी नहीं 21, कभी नहीं 12। 1 से 2 की ओर, 2 से 1 की ओर, 1 से 2 की ओर, 2 से 1 की ओर, 1 से 2 की ओर, 2 से 1 की ओर। आइए इसको देखते हैं, और क्या लिख सकते हैं। 2 1 बरोबर है Q1 Q2 बाय R21, क्यूब लगा दीजिए ना, क्या जाता है मेरा, R21 वेक्टर। दिशा को भी दिखाएगा, एगो से एगो मर भी जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर बचल भी रह जाएगा। क्लियर। आइए यदि इसे हम इस फॉर्म में लिखें तो क्या ये संभव है, 1 2 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर बराबर तो होगा, लेकिन दिशा क्या होगी इनकी, विपरीत होगी। 2 1। यदि मैग्नीट्यूड की बात कर लें तो F12 मॉड इक्वल टू F21 मॉड। डायरेक्शन के बात कर लो भैया, R12 वेक्टर बराबर होगा माइनस R21 वेक्टर। ये डायरेक्शन भी एक दूसरे के विपरीत हैं। हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है हमें, तो एक करेंगे ना, दोनों को अलग अलग स्थिति में लिख लेंगे। पहले वाला जैसे पहले लिखे थे उनको बना देना केस 1, छूट गया था उसको क्या बना देंगे, केस 1। इसको बना दीजिए, यहां तो ये बचल है तो हम लिख ही लेते हैं केस 2। तो केस 1 और केस 2 में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई अंतर नहीं है। केस 1 जो था वो रिपल्सिव था, उसमें लिख देना रिपल्सिव। ये जो है एट्रैक्टिव फोर्स है, एट्रैक्टिव फोर्स है। ऐसे पहले वाला जो केस 1 जो बताए ना, इनसे पहले जिसको मिटाए हैं फिर इस पर आए हैं, जिसमें Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव था या दोनों निगेटिव था, है ना, नहीं, जिसमें Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, उसको कह देना है केस 1। और वहां पर कौन सा बल काम कर रहा था,
रिपल्सिव फोर्स। कौन सी फोर्स? एट्रैक्टिव फोर्स। चलिए तो मिटा दें इनको, मिटा दें। तो हमें लगता है वेक्टर के रूप में कुछ बात आए होंगे। मिटा, वीडियो को पॉज करके छाप लें, उसके बाद फिर आगे की बात करें। 1 2 3 क्या दुनिया छूट गया लिखने के लिए? लिख लेना, वीडियो को पॉज कर देना, रोक देना और तब छापना। हाँ मुन्मा तुम भी कर रहे, तुम बड़ा खुश हो रहा है, क्या बात है भाई? कितना दिन से वो बात नहीं बताए नहीं जी, बड़ी दिन हो गया है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। चक्कर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चक्कर। नाम तो बताएंगे नहीं, समझ लेना कौन कौन से चक्कर हैं। हो जाते हैं लगाना, आना, चलना इत्यादि। तो चलिए आज हम लोग फिर अगला सॉरी क्या कहते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं। फोर्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल इन द टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। क्या लिखेंगे? यही कूलम से लॉ है। फोर्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल in the term of position वेक्टर। को चढ़ा दो ट्रैक्टर पर। क्वाड्रेट सिस्टम में जाएंगे। किस सिस्टम में? क्वाड्रेट सिस्टम में। पोजीशन वेक्टर के टर्म में फोर्स कैसे होता है, या इसको कह सकते हैं कूलम्स लॉ इन द टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। Coulomb's law in the term of position vector। पोजीशन वेक्टर OR। बुझे छे न बउआ? समझ में आवे ना? तो चलो लिखू, हेडिंग लगाबू की छी? फोर्स बिटवीन ओएन छिट गेलिए बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल इन द टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर OR और कूलम्स लॉ इन द टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। छपली है आज तो बड़ी टाइप के हेडिंग है, तो एकरा मेटा मतलब छापो कोऑर्डिनेशन सिस्टम में। देखो पार्टिकल कत कत ये बुझे छु ना? मिटा दें। मिटा रहे हेडिंग लगा लिए होंगे। चलिए देखते हैं, यहां काटकोण में बनाते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। मान लेते हैं कि यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल ए है और यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल बी है। समझेंगे। यहां से ये लाइन ज्वाइनिंग जो है ओ ए मान लेते हैं कि R1 वेक्टर है, और यहां से जो ये है ए बी, इसको मान लेते हैं R2 है। और ये दोनों इस पे एक दूसरे पर फोर्स लगाते होंगे शायद। मान लो कि यदि दोनों पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में बल लगाएंगे। F on B ड्यू टू A, F on A ड्यू टू B। तेरे कारण मेरे साजन लगाओ।
ए के कारण बी पर बल, बी के कारण ए पर बल। ये बीच की दूरी मान लेते हैं, क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, क्या होगा नहीं होगा पता नहीं है, अपन को कुछ पता नहीं, निकालना पड़ेगा। तो देख लेते हैं फोटो के अनुसार ओ ए बराबर, यहां पर मान लो कोई चार्ज है Q1, यहां पर कोई चार्ज है Q2, दोनों बराबर भी हो सकता है, दोनों बराबर नहीं भी हो सकता है। तो ओ ए बराबर क्या हो गया जी, R1 और ओ बी बराबर क्या हो गया, R2। तो चलिए जाते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और वही तो निकालना है। और ए बी बराबर पता ही नहीं जानते हैं क्या है, नहीं जो निकल जाए, जो निकल जाए। तो चलिए देखते हैं क्या हम इसको ओ ए वेक्टर जोड़, ओ ए वेक्टर जोड़ ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर कर सकते हैं। देखिए ना, यदि यहां पर हम मान ले यहां पर क्या कर लें, लेट्स ओ ए बी इज द ट्रायंगल, लेट्स इज द ट्रायंगल। तो ओ ए भुजा देखिए R1 है, ए बी पता नहीं है तो निकालना है, ओ भी है, हाँ जी ये है। देखिए मान रखिए हमें क्या निकालना है, ए बी ना, ए बी जब निकालेंगे, तो इसको उधर भेज दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए। तो ए बी वेक्टर बराबर है ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर। आई एम राइट? हाँ मैं सही हूं, मैं सही हूं। तो ए बी वेक्टर इक्वल टू भैया ओ बी के है, कौन से देखो ओ बी R2 वेक्टर माइनस R1 है वेक्टर, चढ़ा दीजिए ट्रैक्टर पर। ये तो A to B न है जी, इसी को जब हम B to A कहें तो ये क्या हो गया। अब यहां पर लिखिए नॉट, डायरेक्शन कुछ भी नहीं हो सकता, एफ ए भी हो सकता है, एफ बी ए हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। यहां नॉट क्या, केस फर्स्ट, केस सेकंड। ए से बी है, ये ए से बी है, ए से बी सर ये देख लेते हैं दिखाई दे रहा है नहीं, तो नीचे में एक स्टेप लिखेंगे वरना नहीं लिखेंगे। हाँ जी एक स्टेप चल सकता है। तो ए बी को हम क्या लिख दें, ए बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, कहां से कहां तक, किधर से किधर सर, ए से बी की ओर है, तो इसको क्या कहेंगे, ए बी बराबर 2 माइनस 1, तो ये 1 to 2 1, हो जाएंगे इस स्थिति में। केस 2 में देखते हैं, इसी चीज को फिर नोट करते हैं, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर, अब यहां से हम ए बी निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, ए बी निकालना चाहें, तो माइनस ए बी वेक्टर बराबर ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, ऐसा भी हो सकता है। तो माइनस ए बी वेक्टर बराबर ओ ए
R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। क्या इसको हम माइनस AB वेक्टर को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर R, यहाँ पर क्या लिखे 2 1 ना, तो यहाँ पर R1 2 वेक्टर। ये AB है, ये माइनस AB है। जरा बताइए क्या कहता है ये, केस 1 और केस 2 दोनों का स्टडी करने से, फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 क्या कहता है, AB है एक माइनस AB है, क्या इसको हम AB वेक्टर बराबर माइनस AB वेक्टर कह सकते हैं? क्या ये हो सकता है R21 वेक्टर बराबर माइनस R12? ये एक तरह से हम प्रमाणित कर दिए हैं कि दोनों बल बराबर हो सकता है, होता है, दिशा उनकी क्या होती है, विपरीत। तो आइए फोर्स की बात कर लेते हैं। यहां पर हम इसको भी लिख सकते हैं और यहां पर हम इसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पर स्टेप कौन कौन याद रखने वाली है, ये भी है, चलेगा, उसको हम घेर देते हैं, ये भी चलेंगे, चलेगा, हम देख लेंगे दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। और यहाँ चलने वाले हैं एक, ये भी चलेगा और एक ये भी चलना है, इनको भी चलना है। यहाँ पर कुछ 2 और 1 2, पीछे एक बार देख लेते हैं दिखाई दे रही है कि नहीं। हाँ देख लेंगे। तो आइए हमें फोर्स कैलकुलेट करना है पोजीशन वेक्टर के टर्म में। पोजीशन ज्ञात हो गया, अब ये तो हमें ज्ञात हो गया क्या है ये, या तो इसे हम कह सकते हैं R1 2, 1 से R1 2, कितना छाप लिए होंगे, शायद समझ में आए होंगे। देखिए OA इक्वल टू R1 दिखाया गया है, OB इक्वल टू R2, ये भी पता नहीं, लगा देते हैं। हम जानते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यदि किसी दो वेक्टर को जोड़ना हो, तो यदि दो वेक्टर किसी त्रिभुज के दो भुजा हो, तो त्रिभुज के तीसरे भुजा उसके रिजल्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर OA जोड़ इतना बराबर इतना, जरा देखिए OA AB AB, यहाँ से AB निकालें, इसको इस साइड भेज दिए, पॉजिटिव के टर्म में ले रहे हैं, ठीक। यहाँ पर केस 2 में देखें कि हम क्या करते हैं, इसी को उस साइड इसको इस साइड भेज देते हैं, तो नेगेटिव हो गया, ये आ गया इस टर्म में, इस टर्म में। तो ये जो आया AB बराबर 2 1 और यहाँ AB बराबर आ रहा है 1 2, ये डायरेक्शन को बता रहा है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो एक पूर्व, तो एक पश्चिम, एक उत्तर, एक दक्षिण, ये बता रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं समझ में आए होंगे। समझ में यदि नहीं आए हो तो क्या करेंगे, कमेंट करेंगे या MSG मैसेज कर देंगे, ये टॉपिक नहीं आया, ये समझ में, और साथ में हो सके तो व्हाट्सएप यदि कर रहे हैं, जो टॉपिक समझ में नहीं आया हो उनका फोटो खींच करके भेज दीजिए। तो मिटा रहे हैं इनको, आगे अभी आया नहीं, अभी केवल डायरेक्शन निकाले हैं, डिस्टेंस निकाले हैं, मिटा रहे हैं इनको। कहां क्या लगेगा, वो तो लग ही जाएंगे ना, वो तो लग ही जाना है। तो चलिए सबसे पहले निकाल लेते हैं FAB, मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। तो क्या हो जाएगा K Q1 Q2, बट R तो होना ही है, अब डिसाइड करना पड़ेगा 1 2 की 2 1, 1 2 का 4 4 2 का 1, मैंने नीचे लखन AB। तो क्या है, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, B से A की ओर बल, B से A की ओर, 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 R21 का स्क्वायर। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर क्या करना होगा, R2 माइनस R1 का स्क्वायर, अब इसकी डायरेक्शन बताना है,
तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, R21 क्या। अब इसको क्या लिख सकते हैं, FAB को फिर KQ1 Q2 बाय R2 माइनस R1 वेक्टर का यहाँ क्यूब लगा दीजिए और यहां पर लिख दीजिए R2 माइनस R1। एक चीज लगाना ना भूले यहां फैक्टर, FAB निकल गया। अब जरा निकालते हैं क्या, FBA। Q1 Q2 बटे R1 1 से 2 की ओर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का स्क्वायर लगा दीजिए 1 से 2 की ओर, वेक्टर चढ़ा दो। तो FBA वेक्टर इक्वल टू Q1 Q2 इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर बटे R1 माइनस R2 वेक्टर का क्यूब। यहां क्यूब क्यों लगाएं, क्योंकि वेक्टर है, हमें डायरेक्शन भी दिखाना है। तो एक डायरेक्शन दिखाने के लिए एक ये ले लिए, यहाँ नीचे क्यूब कर दिए ताकि इससे ये मर भी जाए, ये एक साथ इसको अनबैलेंस भी नहीं किया और अपना डायरेक्शन भी व्यक्त कर दिया। यही है पोजीशन वेक्टर के टर्म में कूलम का नियम या फोर्स। पोजीशन वेक्टर के टर्म में कूलम का नियम या फोर्स। छापिए इनको। मिटा दें, छाप लिए होंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आए होंगे कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले पोजीशन ज्ञात कर लेना है, अब बस यही देखना ये क्या है, ये इस दोनों के बीच की दूरी ना है, ये ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी। इनमें से इनको घटाओ कि उनमें से इनको घटाओ, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। कूलम्स लॉ इन द टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। अब हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी में फोर्स बिटवीन टू चार्जेज in the term of charge density हेडिंग दीजिए। तो चलिए चार्ज डेंसिटी के टर्म में, चार्ज डेंसिटी की यदि हम बात करते हैं यहां पर, तो लैम्डा सिग्मा रो, लैम्डा सिग्मा रो, लैम्डा क्यू बाय एल क्यू बाय एस, यहां हम लिख देते हैं एस इक्वल टू एरिया, यहां प्रयोग करेंगे एस का। और यहां पर हम लोग क्यू इक्वल टू रो इक्वल टू क्यू बाय वी। तो इसके टर्म में हम लोग चार्ज डेंसिटी के टर्म में फोर्स को जानेंगे।
डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। यदि चार्ज क्या हो? डिस्ट्रीब्यूटेड हो। चार्ज डेंसिटी कहिए या यहां पर हम डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। इससे पहले तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ लगा रहे थे पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। अब जरा देखते हैं क्या ये पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए लग सकता है कि नहीं। तो शायद हेडिंग दे दिए होंगे। अब शुरू करते हैं नंबर 1। नंबर 1 यहां जरा देखेंगे दिखता है कि नहीं दिखता। नंबर 1 यदि हम लिखें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी पहले कह दीजिए, डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां एक हम रॉड ले लेते हैं। पहले मान लेते हैं कि ये रॉड है, मान लेते हैं लेट्स लेंथ जो है वो L है, डेंसिटी जो है वो लैम्डा है, और इस पर जो टोटल चार्ज है वो मान लेते हैं Q। तो मान लेते हैं इस पर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है। यहां से R दूरी पर एक हम Q0 चार्ज रखते हैं। कितने दूरी पर? R दूरी पर Q0 चार्ज रखते हैं। तब ये भी चार्ज पार्टिकल है, इस पर Q चार्ज है, यहाँ Q0 चार्ज रखे हैं, तो इसके कारण ये बल अनुभव करेगा। तो यहाँ के कारण भी बल अनुभव करेगा, यहाँ के कारण भी, यहाँ के कारण भी, यहाँ के कारण भी, यहाँ के कारण भी, यहाँ के कारण भी। क्या इस पर टोटल बल हम ऐसे काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आइए इसी पर हम लोग काम करते हैं। तो इसी पर हम लोग काम करें। क्या करते हैं, एक छोटा सा स्ट्रिप काट लेते हैं। इतना गो का स्ट्रिप काट लेते हैं और इसकी लंबाई कितनी मान लेते हैं? डेल L। और यहां से ये कितनी दूर पर है? ये आप इस अपना Q0 R दूरी पर, ये डेल L है। कितना L है? ये डेल L। तो इस पर चार्ज मान लेते हैं कितना होगा? dq चार्ज होता होगा। लैम्डा बराबर हम लोग क्या जानते हैं? Q/L। तो फिर लैम्डा तो वही रहेगा, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ dq/dl कह सकते हैं। तो dq बराबर क्या हो जाएगा? L लैम्डा डेल L। अब यहाँ dq रिगार्डेड एज पॉइंट चार्ज। अब इसको हम पॉइंट चार्ज के रूप में ले सकते हैं। dq को किसके रूप में? पॉइंट चार्ज के रूप में। जब ये पॉइंट चार्ज के रूप में लिया जा सकता है तो फोर्स बराबर क्या हो जाना है? dF बराबर k Q0 dq बटे r²। dF क्यों? dq की वजह से। अब इसको हटा दें तो dF इक्वल टू k Q0 dq को क्या लिखे हम? लैम्डा डेल L बटे r²। छापिए। चलिए उम्मीद करते हैं छाप लिए होंगे और वहां काम करेंगे। पहले क्या किए कि चार्ज इस पर वितरित है, यहाँ पर क्या किए, यहाँ से Q दूरी पर है। अब देखिए ना, अभी बताइए दूरी तो फिक्स नहीं ना है। यहाँ की दूरी अलग है, 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 यहाँ की दूरी अलग है। तो यहाँ के कारण बल में कमी होगी, यहाँ के कारण बल में ज्यादा वृद्धि होगी, यहाँ के कारण बल अधिक होगा, यहाँ के कारण कम होगा। तो सिंपल से तरीका पर r² पर तो हम बना नहीं सकते, हमें तो बनाना पड़ेगा दूसरे तरीका से। तो इनको जरा मिटा करके और वहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसे मिटा दें। चलिए
इसको मिटा रहे हैं। अब लिखते हैं यहाँ पर ऑन इंटीग्रेशन क्या कर लें, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो df इक्वल टू इंटीग्रेशन k q नॉट लैम्डा डेल l बट r स्क्वायर। कांस्टेंट जो होगा उसको बाहर कर लेते हैं, तो f का f हो जाना है और k बाहर आ जाएंगे, q नॉट बाहर आ जाएंगे, बच जाएगा यहाँ पर लैम्डा डेल l बट r स्क्वायर। k को बदल लेते हैं 1/4 पाई एपिसिलॉन नॉट, नहीं एपिसिलॉन, क्यों, हो सकता है ये किसी अन्य माध्यम में हो, तो हम माध्यम की पारगम्यता तो देना पड़ेगा ना। तो एपिसिलॉन नॉट q1 या ये q नॉट कह देते हैं इसको, q नॉट यहाँ पर लैम्डा है, लैम्डा डेल l बट r स्क्वायर, कहां से, r से l प्लस r तक। इसी को जरा हम f को लिखें यहाँ पर, तो q नॉट बट जरा यहाँ लिख देते हैं, तो f बराबर q नॉट बाय 4 पाई एपिसिलॉन इंटीग्रेशन डेल लैम्डा डेल l बाय r स्क्वायर, जड़ में इसको l लिख दीजिए, संपूर्ण लंबाई। इसी के टर्म में से हम लोग व्यक्त करते हैं, लिखा जाए। चाहे तो हर जगह क्या लगा सकते हैं, r यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के रूप में, r यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के रूप में, r यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के रूप में, और यहां पर भी कर सकते हैं r यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के। उम्मीद है छाप लिए होंगे, मिटा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ये चार्ज और लंबाई है, इसके पद में इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, तो मिटाते हैं। फॉर्मूला याद रखेंगे, नंबर 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका केवल हम फॉर्मूला लिख रहे हैं उसी तरह से जैसे निकाले हैं वो, डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन। फिर इसी तरह से क्या करते हैं, एक गोला ले लेते हैं, इसका सरफेस एरिया मान लेते हैं, इस पर प्लस चार्ज है, 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 और यहाँ से r दूरी पर फिर वहीं एक क्या करते हैं, q नॉट चार्ज रख देते हैं। ऐसे मत लीजिए, हर जगह तो बल एक जैसा नहीं होगा, हर जगह बल r दूरी पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, तो यहाँ सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाता है, q बाय चार्ज कितने मान लेते हैं, q है, सरफेस एरिया s है, तभी बताए थे s सरफेस एरिया है, q है, s है, सरफेस एरिया s है, और सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी है, तो q बाय s। तो सिग्मा बराबर छोटी सी, यदि यहाँ पर हम सेक्शन कटिंग ले लें डेल s, तो डेल s को हम पॉइंट चार्ज के जैसे रिगार्ड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, dq बट डेल s, ये होगा। तो dq बराबर क्या हो जाना है, सिग्मा डेल s, सिग्मा डेल s, सिग्मा डेल s। आइए f इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख दिए रहे हैं, f इक्वल टू 1/4 पाई एपिसिलॉन नॉट, 4 पाई एपिसिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, यहाँ q नॉट हो जाएगा, q नॉट इंटीग्रेशन सिग्मा डेल s बट
आर स्क्वायर आर कैप यहां लगाएंगे, आर कैप कहां से कहां तक, तो संपूर्ण एस। छापिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। मिटाएं, तीसरा नंबर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो कि यह अपना एक गोला है, इसमें पूरे आयतन में चार्ज फैले हुए हैं और इसकी वॉल्यूम भी है, डेंसिटी रो है और इस पर टोटल चार्ज क्यू है। एक छोटा सा आयतन काट लेते हैं, एक छोटा सा मंदिर बनाएंगे, हर पूजन को जाएंगे। यहाँ से क्या कर लेते हैं कि यहाँ से आर दूरी पर क्यू नॉट एक आवेश रख लेते हैं, आर दूरी पर, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएंगे। आइए जरा देख लेते हैं, रो बराबर तो क्यू बट भी, तो फिर रो बराबर क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं ये डी भी है, तो डी भी है तो इसमें चार्ज भी कितने होंगे, डी क्यू होंगे चार्ज। स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट, तो इसमें क्या हो जाएंगे, डी क्यू बटा डी भी, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाना है, डी क्यू बराबर हो जाना है रो डी भी। आइए यहाँ पर एफ बराबर निकालें, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाना है, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एपिसाइलन क्यू नॉट डेल क्यू बट आर स्क्वायर। डेल क्यू का मान यदि रखें यहाँ पर तो 1/4 पाई एपिसाइलन क्यू नॉट, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, रो डेल भी बट आर स्क्वायर। ऑन इंटीग्रेटिंग यदि करेंगे तो एफ इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट बाय आर कैप क्यू नॉट बाय 4 पाई एपिसाइलन इंटीग्रेशन रो डेल भी बट आर स्क्वायर आर कैप, कहां से, तो संपूर्ण वॉल्यूम। छाप लिया जाए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में, मिटा दें। अब कूलम्स लॉ से एक छोटी सी टॉपिक संबंधित है, देख लेते हैं और लास्ट कर देंगे। तो अगला टॉपिक है फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू मेनी चार्जेस। आवेश पर कई आवेशों के कारण बल चार्ज। अब ये कहता क्या है ना, आवेश पर कई आवेशों के कारण बल। मान लेते हैं कि यहाँ पर एगो हम Q चार्ज रखें प्लस, और यहाँ पर Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q आसपास में Q3 है, Q4 है, Q5। यहाँ मान लेते हैं यहाँ इसकी दूरी R1 है, यहाँ से इसकी दूरी R2 है,
यहाँ से इसकी दूरी r3 है, यहाँ से इसकी दूरी r4 है, और यहाँ से इसकी दूरी r5 है। तो क्या है? फोर्स ऑन प्लस Q ड्यू टू Q1, Q2, Q3, Q4, Q एंड Q5। यही है फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू मेनी चार्जेस, कई आवेश के कारण। तो ये क्या है? Q एक आवेश है, और जिस पर Q1, Q2, Q3, Q4, 5 के कारण जो है कई आवेश के कारण क्या हो रहे हैं? बल लगे। इसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करें? तो यहाँ केवल हम यदि कूलम्ब्स के लॉ का पालन करते हैं, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, तो समस्या का समाधान नहीं होगा। निकालना तो बारी बारी से ही पड़ेगा, Q1 Q, Q2 Q, Q3 Q, Q4 Q, Q5 Q। लेकिन अब बात आ जाती है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? तो यहीं से उत्पत्ति होती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हेडिंग दे देंगे नीचे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। हिंदी होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। जरा इनके स्टेटमेंट लिख लीजिए, क्या होता है? किसी आवेश पर कई आवेशों के कारण लगने वाला बल का परिणामी बल एक एक कर लगने वाले आवेशों के कारण बल के सदिश योग के बराबर होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फिर से एक बार छोड़ो। किसी एक आवेश पर कई आवेशों के कारण लगने वाले बल का परिमाण एक एक कर आवेशों के द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है। एक बार फिर स्टेटमेंट, किसी एक आवेश पर कई आवेशों के द्वारा लगाए गए बल का परिमाण मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट नहीं, परिणाम एक एक कर आवेशों के द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है। रिजल्टेंट, परिणाम फिर से एक बार सुन लीजिए बेहतर। किसी एक आवेश पर कई आवेशों के कारण लगने वाले बल का परिणाम उस आवेश पर एक एक कर लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। नीचे लिख लेंगे, एक आवेश के द्वारा लगाए गए बल अन्य आवेशों के उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। जैसे अब ये इस पर बल लगा रहा है ना, तो इससे ये प्रभावित होगा, इसका बल जी नहीं। ये बल लगा रहे हैं, इससे प्रभावित होगा, इससे प्रभावित होगा, इससे प्रभावित होगा, ये किसी से प्रभावित नहीं होगा। तो क्या लिखा है अभी एरो दे करके कि एक आवेश के द्वारा लगाए गए बल अन्य आवेशों के उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। तो क्या करेंगे, इसको O कह लेते हैं। तो F1O वेक्टर जोड़ F2O वेक्टर जोड़ F3O वेक्टर जोड़ F4O वेक्टर जोड़
5 ओ वेक्टर टोटल वेक्टर। और एक कैसे निकालेंगे, इसमें से F10 कैसे निकालेंगे, तो हम बता रहे हैं कि Q1 Q0 बटे R1 का स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार निकालेंगे F20 K Q1 Q2 Q0 R2 का स्क्वायर। इसी तरह से डॉट 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 करके निकालते जाएंगे और इस पर वैल्यू रख देंगे, नेट रिजल्टेंट फोर्स आ जाना है। तो कूलम्स लॉ से संबंधित कहानी यहां पर समाप्त होते हैं। कुछ होमवर्क ले लीजिए और उसको करेंगे। ये एम करीम है, एम करीम में कूलम्स लॉ को बनाने का प्रयास करेंगे। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ चैप्टर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। पेज नंबर हम बता दें तो 372 HW। इसको जरा हम मिटाते हैं और HW लिखने का प्रयास कीजिए। इसको हम मिटा रहे हैं। एम करीम पेज नंबर 372 HW 372। चैप्टर का नाम कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में एक भी पॉइंट नहीं छोड़े हैं। उम्मीद है कि आप सभी बनाएंगे। पहले प्रयास कीजिए, फिर हम बनाएंगे एक एक करके। अगले रोज आएंगे तो इसी का सवाल लेकर आएंगे। HW एम करीम पेज नंबर 372 कूलम्स लॉ चैप्टर है। ये चैप्टर 2 है कूलम्स लॉ। और क्वेश्चन नंबर जो है कहां से कहां तक, एक से लेकर के टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 30 है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 30 क्वेश्चन है, मात्र 30 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन है तो ज्यादा आज नहीं दे रहे हैं। मिनी मैक्सिमम हो शुरू 1 से लेकर के 1, 0, 1 to 11 11 क्वेश्चन बनाएंगे मात्र। और निश्चित बनाएंगे। आज तारीख हो गया, आज क्या तारीख है, शायद 25 है आज। 25/4/20। इसके साथ हम फिर आएंगे कब, 26 को आएंगे या 27 को आ सकते हैं। तो तब तक में इसको तैयार रखिए, नोट बनाते जाइए। जो भी लिखाए गए हैं उसको बेहतर तरीका से बनाएं। अब जैसे यहाँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट है तो आप किसी बुक से भी लिख सकते हैं। समझने की बात है तो यहाँ समझ ही गए हैं। तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ विदा। खुश रहें, सुखी रहें, घर पे रहें। धन्यवाद।